हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CIE एकेडमी। तो हमारा PYQ सेशन चल रहा है और आज का हमारा PYQ सेशन का साइंस का क्लास है। तो हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस देख रहे थे और अभी भी कंटिन्यू करेंगे हम इसी को। जनरल साइंस के क्वेश्चंस को और भी अच्छे से देखेंगे और स्पेसिफिकली ये AEDO SI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आप ध्यान से देखें और एंड तक देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सिडनेस के ऊपर। मतलब सिडनेस मतलब क्या होता है? साउंड के ऊपर ये क्वेश्चन है ना। साउंड के ऊपर ये क्वेश्चन है। और साउंड में जो ये सिडनेस मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊं ये एक साउंड। जैसे कि आप कोई गेट खोलते हो ना, तो पुरानी गेट होती है, पुरानी गेट तो आप खोलते हो तो ऐसे आवाज आती है ना, कर करके आवाज आती है, या फिर कुछ वैसी जो आवाजें होती हैं उसी को हम सिडनेस कहते हैं। और सिडनेस में बेसिकली होता क्या है ना कि इसका जो पिच होता है ना वो हाई होता है, हाई पिच होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो भी हाई होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। चलो तो हम पहले ये देखते हैं क्वेश्चन की सिडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कौन है जो ये निर्धारित करता है, कौन डिटरमाइन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हो जाएगा, ध्वनि का जो आयान है वो हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंग। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। या फिर इनमें से ये तीनों हो सकते हैं, दो में से कोई, दोनों हो सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो मैंने तो आपको एक हिंट दे भी दिया है, फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी रहता ना तो आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वेवलेंथ हम देख सकते हैं ना, वेवलेंथ हम देख सकते हैं। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं ना। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है बट वेवलेंथ यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम वेवलेंथ को टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्लीवनेस ऑफ साउंड हमें कब देखने के लिए मिलता है? जब वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम होगा। ठीक है, कम होगा तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? स्टिलनेस। और फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए और पिच भी। चलो तो स्टिलनेस ऑफ पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप देख सकते हो। एंड वेयर ये आपको पता ही होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है हम बस वही देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बारे में। मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। तो डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है उसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? तो फोटो वोल्टाइक सेल होगा, फोटो इमीटर होगा, फोटो डायोड होगा या फिर मोर देन एवर या कोई नहीं? कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो डायोड। फोटो डायोड इसका आंसर हो जाएगा। हम समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और जो उसका इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फोटो डायोड है ना। फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर। ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नोन फॉर इट्स फास्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, इसमें आपको ना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद जरूर रखना है कि फोटो डायोड है जो कि यूज किया जाता है और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। दैट्स इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉल बियरिंग्स। अच्छा, बॉल बियरिंग समझते हैं आप? बॉल बियरिंग किसको कहते हैं? तो बॉल बियरिंग कहते हैं ना, जैसे ये इस तरीके का कोई आपने कुछ देखा होगा कभी बचपन में, गाड़ी वाड़ी या कहीं पे देखा होगा, इस तरीके की जो चीज होती है ना इसको ही हम बॉल बियरिंग बोलते हैं। गोल सा होता है
और उसके बीच में ना गोल 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 ऐसा बना होता है, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से कौन से फ्रिक्शन में बदल सकता है। तो ये तो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये एक राउंड सा ऑब्जेक्ट है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन ही होना चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन ही होना चाहिए, है ना। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो कि मेंटेन क्या करता है, रेस्ट। अभी रेस्ट में अगर ये मेंटेन्ड है और इस पे हम कोई फोर्स लगा देंगे, कोई आउटर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। चलो इसमें कुछ देखने लायक है नहीं, इतना ही हमें देखना था। तो बॉल बेयरिंग्स आर डिवाइस दैट यूज स्मॉल मेटल balls facilitate smooth movement between machine parts and their primary function is to replace sliding contact with rolling contact, thereby converting static friction into rolling friction, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अ गोलकीपर इन अ गेम, कोई गेम में, ठीक है, चलो गोलकीपर होता किसमें, फुटबॉल में ही होता है ना, फुटबॉल में ही होता है। तो अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल, मतलब कि क्या बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल पर शॉट मारी गई गेंद को पकड़ने के बाद, है ना, पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो हाथ को पीछे क्यों करते हैं, और अगर हम देखते हैं कि जब हम क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं तो हम जब कैच कर रहे होते हैं तो नीचे की ओर ऐसे हाथ क्यों करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होंगी भी या नहीं भी होंगी, तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं, अपने हाथों को पीछे खींचता है या गोलकीपर को सक्षम किस चीज में सक्षम बनाता है। तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, ये होता है। क्योंकि अगर हम मोमेंटम के जो चेंज को डिक्रीज करते हैं तो हमें इंजरी होने की जो होता है कि हमें इंजरी हो सकती है, वो नहीं होती है, हमें किसी तरीके की इंजरी होने की संभावना नहीं होती है जब हम इस तरीके से करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, हम लिखते भी हैं इसको P बराबर mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो ये अगर वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही आप उसमें आप अगर थोड़ा टाइम को इंक्रीज कर रहे हो उसको आने में, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, उसका जो मोमेंटम जो उसमें बदलाव आ रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। उस वजह से क्या होगा, हमारे हाथों को जो है वो इंजरी कम होगी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ एक और चीज आपको याद रखना है कि ये कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो न्यूटन का यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स टू इंश्योर अ सेफ एंड इफेक्टिव कैच, है ना, सेफ एंड इफेक्टिव कैच। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है इस तरीके का एग्जाम्पल देके, आपको फुटबॉल की जगह क्रिकेट बॉल या फिर कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल देके आपको पूछ दिया जाएगा कि न्यूटन का कौन सा लॉ वहां पे वर्क कर रहा है या फिजिक्स का कौन सा वहां पे कॉन्सेप्ट वहां पे वर्क कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, टू स्टॉप द बॉल इट्स इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी रिड्यूस टू 0 एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन बॉल एंड शॉर्ट स्पीड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा अल्फा रे, है ना, अल्फा रे हो जाएगा। Alpha rays consist of positively charged particle is known as alpha particles and these particles are essentially the nuclei of a
helium atom. Helium atom composed of 2 protons and 2 neutrons, giving them a net charge of 2 units. चलो सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं. अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ना लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं. उन्हें लगता तो है कि हमें आता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं. वो कैसे? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि आप इसको, है ना, सेंटर की तरफ वो जा रहा है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ. जैसे मैं आपको एक और ऐसे बताती हूँ. ये क्या है? सर्कुलर पाथ है. ये क्या है? सर्कुलर पाथ है. ठीक है. अब क्या होता है, यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे भी कोई बॉल है, और ये हमारा क्या है? सेंटर. क्या दिक्कत है? ये क्या है? सेंटर. सेंटर है. अब जो सेंटर की तरफ अपना डायरेक्शन करके सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल. और जो हमारा आउटवर्ड जा रहा हो, आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल. यानी कि टुवर्ड्स सेंटर और ये आउटवर्ड्स, है ना. तो यही जो हमारा क्या होता है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. दूसरे ऑप्शंस भी आपको मैं बता देती हूँ. तो क्या ये हो सकता है? फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये तो स्ट्रेट लाइन वाली बात है ही नहीं. इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ये भी नहीं होगा. इंडिपेंडेंट वाला भी नहीं. फिर मोर देन, ये भी नहीं होगा. तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हमारा हो जाएगा आंसर. ठीक है. चलो ये एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मैंने ये बता दिया. बाकी तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ऑलरेडी समझ लिया था, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलो ये देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. तो इनमें से कौन सा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के चेंज को इन्वॉल्व कर रहा है ना. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ना? दो सरफेस जो एक फ्रिक्शन बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. पहला ऑप्शन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी. तो ये तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ साउंड एनर्जी की बात की जा रही है. केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये भी नहीं. काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी मे बी इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक फोर्स को दिखलाता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स को स्पेसिफिकली दिखलाता है. तो दिस शुड बी द आंसर, है ना, होना चाहिए ये. तो व्हेन टू सरफेस, जब दो सतह एक दूसरे से रगड़ती है, मतलब कि क्या करती है? रब होता है ना, रब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट. तो क्या होता है? द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो वर्क डन होता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी. स्पेसिफिकली कौन सा एनर्जी होगा वो? काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, एंड इनटू थर्मल एनर्जी विच इज परसीव्ड एज हीट. तो इसीलिए हमारा वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा था. ठीक है. एक्सप्लेनेशन आप आराम से भी पढ़ लेना अच्छे से. वैसे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने बता दी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आप देख लेना. चलो, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, है ना. स्ट्रेट पाथ पे कोई जो बस है वो मूव कर रही है ना. एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू राइट. तो कोई बस है जो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है और अचानक से वो राइट ऐसे टर्न ले लेती है. ठीक है. अचानक से वो राइट क्या करती है? टर्न ले लेती है. तो उस पे जो लोग बैठे हैं, अगर वो बस मोशन में है, चल रही है यानी कि मोशन में है, तो उस पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तो मोशन में है. करेक्ट. तो लोग भी मोशन में है. और जब वो राइट साइड ऐसे घूमती है, तो आप देखते हो कि आप ऐसे गाड़ी घुमा रहे हो, तो जो लोग होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट की साइड हो जाते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना. बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द फिनोमिना इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.
तो हमने पढ़ा भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हमने इसको पूरे अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा है। ये हमारा चल रहा है हमारे ऐप पे, ये पूरा जो चैप्टर है ये, ठीक है। नहीं तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, नहीं तो आप कहीं से भी देख सकते हो, इट डजंट डिपेंड कि वहीं से देखो। तो बस यही है कि इसमें क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इस पे वर्क कर रहा है, जो कि एक डायरेक्शन को मेंटेन किए हुए था कि हम ऐसे स्ट्रेट ऐसे चल रहे हैं, और सडनली क्या हुआ, डायरेक्शन उसने अपना बदला। इसीलिए क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी था वो अचानक से उसका जो पोजीशन था, जो मूवमेंट था वो चेंज हुआ, है ना, क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन को चेंज किया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन किए हुए थे, उसको चेंज किया। व्हेन द बस टर्न्स राइट, द पैसेंजर बॉडीज tend to continue moving in a straight line as per Newton's first law of motion, and this resistance to change in direction causes them to be pushed or bent towards the left। वही मैंने अभी आपको बताया भी कि वो एक ना उनका बॉडी जो था एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था और अचानक से बस जैसे राइट को ऐसे मूव करा दाएं तरफ, तो क्या हुआ, जो हमने जो मेंटेन कर रखा था एक डायरेक्शन में अपने बॉडी को, तो वो अचानक से क्या हुआ, हमारा बॉडी फिर बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी मेंटेन्ड था, और जब वो एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगा और वो राइट की तरफ वो मूव करा, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, बेंड करेगा लेफ्ट की तरफ, अपोज करेगा उसको, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। चलो, तो एक काम आप आज यहीं तक यहीं तक करते हैं, फिर जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हम लंबी क्लास नहीं देना चाहते हैं आपको। आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप कभी भी खा रहे हो, पी रहे हो, या फिर आप रिवीजन करना चाह रहे हो, तो आप वीडियोस को खोलो, देख लो, फिजिक्स का रिवीजन कर लो। जनरल साइंस में आपको बायो भी कराया जाएगा, केमिस्ट्री भी कराया जाएगा। अभी हमने फिजिक्स का ही क्वेश्चन लाया था, अभी हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, बायो का भी क्वेश्चंस लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, है ना, मिक्स लाएंगे मोस्टली। तो आप कभी भी बैठ के देख सकते हो, और वो शॉर्ट सीरीज करके ही रहेगा, डेली आएगा। आप डेली देखो, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे PYQ वाले, और PYQ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर SI एंड AEDO। उस AEDO के लिए तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड बी स्टडी लाइक PYQ में, लेकिन SI में मैं आपको लिख के दे रही हूँ। PYQ अगर आपने कर लिया ना, तो 110% ये आपका क्लियर है। सो आप बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पे और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय।